गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है जयदीप त्रिवेदी और मैं हूँ आपका हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे गद्य नंबर 21 के बारे में, जिसका नाम है क्रांतिकारी शिखर का बचपन। दोस्तों, इसके जो लेखक है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी और इसका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। दोस्तों, कई बार जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नेय जी का पूरा नाम बताइए। तो अग्नेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। या तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कौन से नाम से जाना जाता है, तो उन्हें अग्नेय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपने अब तक कई सारे क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र पढ़े होंगे। तो ऐसे ही एक क्रांतिकारी शिखर का बचपन नामक एक उपन्यास अंश सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अग्नेय जी का परिचय। गद्य नंबर 21, क्रांतिकारी शिखर का बचपन। लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका जन्म 1911 में और निधन सन 1987 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शिखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा एहरी, अरि ओ करुणा प्रभा में उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का संपादन भी किया था। क्रांतिकारी शिखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शिखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था, 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शिखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। शिखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजों के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्रांतिकारी शिखर का बचपन। असहयोग की लहर आई और देश उसमें बह गया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस वक्त की बात है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो देश के कई सारे नौजवान, कई सारे युवक इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। शेखर भी उसमें करने लगा और जब वह नहीं बह पाया तब हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा। शेखर भी उसमें बहने लगा, मगर जब वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह अपने हाथों से असहयोग आंदोलन को अपने तरीके से सहकार देता है, यानी कि अपने हाथों से बहता रहता है। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता
और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत यानी कि एक समान पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। दोस्तों यहाँ पर आपको एक शब्द मिलता है पुलकित। पुलकित का पर्याय होता है रोमांचित, आनंदित, जो हमारे मन को प्रसन्न कर दे उसे कहते हैं पुलकित। ठीक है, इससे आगे वह जा नहीं सकता था क्योंकि उसे घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का न होना तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था कि घर से जब उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, असहयोग आंदोलन में प्रवृत्त होने की या सक्रिय रूप से उसमें हिस्सा लेने की जब उसके माता पिता उसे अनुमति नहीं देते, तो वह अपने आप कोई ना कोई मार्ग ढूंढता रहता है। तो ये तो उसके लिए जैसे कि एक प्रेरणा बन गई थी। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर के कोठे पर बैठी हुई थी। कोठा यानी कि कमरा। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर कर दिया, ढेर लगा दिया। ढेर यानी कि एक ढग। फिर लैंप लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग जला दी। जब तेल का पीपा नौकर के पास रहता था तो नौकर के पास जाने की जब उसकी हिम्मत नहीं हुई तो उसने लैंप लाकर, जो पहले के समय में जो लैंप रोशनी फैलाने के लिए लोग यूज़ करते थे, जिसे हम फानस कहते, तो ऐसा फानस में से मिट्टी का तेल निकाला और सारे कपड़ों को आग लगा दी, जो कि विदेशी कपड़े थे, क्योंकि शेखर भी अब विदेशी का बहिष्कार करना चाहता था। वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। तो यहाँ से दोस्तों आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेखर के मन में किसके प्रति घृणा हो गई थी? विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। यह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी कि वह शिष्यों से अंग्रेजी बोलना जानता था, पर हिंदी अभी सीख रहा था। तो दोस्तों, जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा अधिक से अधिक प्रगति करे, अधिक से अधिक आगे बढ़े, तो शेखर के जो पिता थे वह भी अंग्रेजी के हिमायती थे। तो शेखर को बार बार इस बात के लिए बोलते थे कि तुम घर में भी अपने भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करो। तो शेखर तो बचपन से ही अंग्रेजी बोलना जानता था, मगर अंग्रेजी बोलना उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसने अब हिंदी सीखना शुरू कर दिया, जो कि हिंदी अब वह सीख रहा था। उसकी पहली आया एक ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था। तो शेखर की पहली आया कौन थी? एक ईसाई थी। उसका पहला गुरु एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता जाए कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था, जो कि शेखर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कुछ पढ़ाता नहीं था मगर पूरा दिन अंग्रेजी बोला करता था और अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखते कि यदि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा होती तो सबसे पहले हम अंग्रेजी ही सीखते। तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, क्योंकि बच्चा जो
जन्म से जो भाषा सीखता है वो तो उसकी मातृभाषा होती। यदि अंग्रेजी में हम पहले से बोलते हैं तो यही हमारी मातृभाषा होगी। और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, यानी कि उसके आत्माभिमान को बहुत ठेस पहुंची। जिसे मैं घृणा समझता हूँ उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो कि जिस अंग्रेजी भाषा का मैं तिरस्कार करना चाहता हूँ, जिसके प्रति मेरे मन में घृणा है, ऐसी ही अंग्रेजी भाषा को मैं माँ कहकर बुलाऊं, उसके लिए मैं बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़े लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। तो इसके बाद हिंदी सीखने का आरंभ किया दोस्तों। तो हिंदी सीखने का आरंभ किया। उसके बाद जब भी वह किसी के साथ कुछ बात करता था तो बात बात में धीरे 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 करके उसने एक के बाद एक सारे अंग्रेजी शब्दों को निकाल दिया। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, उसे प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो कि त्यों हथिया ली, जो कि त्यों हथिया लेना, यानी कि जैसे वैसे ही वहाँ पर लिख देना। केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वरूप जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे करना। तो शेखर ने जब एक नाटक लिखना शुरू किया दोस्तों, तो उस नाटक के जो हीरो थे वो महात्मा गांधी थे, कि जिसका शेखर के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वो जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। तो शेखर के मन में कौन सी ध्वनि गुंजा करती थी? यह ध्वनि गुंजा करती थी कि मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक शेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन और बाधाहीन भारत के इस चित्र का मैंने, ऐसा कहकर समझाता है। नशेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर के साथ था, शेखर भी उसके साथ था। बांकीपुरा स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र जब वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, शेखर कुछ आगे और पिताजी पीछे पीछे। पास एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर, यानी कि उसके सामने खड़ा होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उस लड़के को देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में एक अहंकार था, जैसे कि वह अंग्रेजी का बहुत बड़ा पंडित है, अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे लगता है कि शेखर को तो बिल्कुल अंग्रेजी जैसे नहीं आती, तो वह अंग्रेजी में एक तरीके से रोब झाड़ना शुरू कर देता है। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का शेखर को परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था।
ऐसा नहीं दोस्तों कि शेखर उसके प्रश्न को नहीं समझ सका। शेखर प्रश्न को समझ सकता था, उसने प्रश्न को समझा भी था, उसे समझ में आता भी था इंग्लिश, मगर शेखर उसका जवाब अंग्रेजी में देना नहीं चाहता था। और यदि वह हिंदी में उत्तर देता तो उसके पिताजी को अच्छा नहीं लगता, और पिता की उपस्थिति में ऐसे ही वह किसी का अपमान करने से झिझकता था कि वो लड़का जो अंग्रेजी का रौब झाड़ रहा था, तो शेखर उसे भली भांति अपना हिंदी ज्ञान का परिचय दे सकता था, मगर शेखर वहाँ पिताजी के होने से रुक जाता है। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रौब में कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? अपना परिचय दिया और शेखर से एक प्रश्न भी पूछा कि तुम स्कूल में पढ़ते हो? डू यू गो टू स्कूल? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी नहीं जानता। शेखर को उस लड़के को देखकर इतना पता लग गया था, यह लड़का अपना रटा हुआ ज्ञान बता रहा है। वह अंग्रेजी अच्छी तरह इतना नहीं जानता, मगर वो जो पाठ उसने लर्न किया है वही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी नहीं जानता, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। घृणा यानी कि नफरत, जिसका विलोम आपको पूछा जाए दोस्तों, घृणा का विलोम होता है प्रेम, ठीक है, और पर्याय पूछा जाए तो नफरत। शेखर ने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, क्रुद्ध स्वर में कहना गुस्सा होकर कहना, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा बेटा मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। शेखर के पिता ने उस लड़के के सामने शेखर को डांटते हुए कहा, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया, उसे और गुस्सा आया, मगर फिर भी अपने पिता के सामने वह चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? मुंह टूट गया है? क्या तुम बोलना नहीं जानते? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया, कि यदि उत्तर देता तो उसके आत्माभिमान को बुरा लगता, और यदि उत्तर देता तो उसे बुरा लगता, न देता तो उसके पिताजी को बुरा लगता। यदि अंग्रेजी में उत्तर देता तो उसके आत्माभिमान को ठेस पहुँचती, और यदि हिंदी में उत्तर देता तो उसके पिताजी को बुरा लगता। तो ये दोनों गुस्ताखी से शेखर बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे सब लड़के बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया और यहीं पर ये उपन्यास अंश दोस्तों समाप्त होता है, जो कि शेखर एक जीवनी के पहले भाग में से लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न है, कुछ समस्या है, तो जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो कभी भी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु।